Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture number 9. Today our topic is direct and indirect speech. Board practice set 6 2019 and 20. आज हम इस बाइलिंगुअल लेक्चर में आपको यूपी बोर्ड प्रैक्टिस सेट 6 कराने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को कराने का पर्पज़ यह है कि आपको न केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं बोर्ड से रिलेटेड, बल्कि उनके सॉल्यूशंस और इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस भी आपको साथ साथ मिल जाएं। जब आप कोई भी गैस पेपर खरीदते हैं या कुछ भी ऐसा सेट खरीदते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको रिटन सॉल्यूशन तो मिलते हैं, लेकिन सर्टेन रीजंस और सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो इस पर्पस से कि आपके मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे आए, हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इस तरह की और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करके आप इसके नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त करते रहें। बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आए हैं, उनके सॉल्यूशंस और उनके क्वेश्चंस को लेकर हम आपको लगातार वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ही सैड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस आज यहाँ पर बोर्ड से लिए गए हैं, वे सभी को हमने रूल में पढ़ाते समय अलग अलग एग्जाम्पल देकर के वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस सबको अलग अलग पढ़ाया है। आज हम उनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में बोर्ड से कलेक्टेड किए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो अब इसको कैसे करना है, आइए थोड़ा सा रिवीजन देते चलेंगे और आप इसको समझते जाएं। अगर आप इन सारे आंसर्स को सही से समझकर नोट कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि बोर्ड में इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि आपको बताया गया था कि जब भी लेट अस आता है, लेट अस, तो लेट अस की जगह आप सेड की जगह सजेस्टेड करते हैं और सजेस्टेड के बाद आप दैट लगाते हैं। और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ही वाले पार्ट में आपका सब्जेक्ट जो ही है, यहाँ पर कहीं फर्स्ट पर्सन नहीं आने पर आप दैट दे शुड लगाते हैं और स्टॉप हियर का स्टॉप देयर कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब आगे इसमें एक विशेष बात यह है कि एंड के बाद एक वर्ब रेस्ट फॉर अ व्हाइल भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये स्टूडेंट्स इसको सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एंड लगाना है और दूसरी वर्ब जो रेस्ट है वो एज इट इज लगाकर आप आगे का पार्ट उतार देंगे। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अगर कोई एंड के साथ दूसरी वर्ब है तो आप एंड लगा करके इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म एज इट इज उतार देते हैं। इसको किसी और टेंस या फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं होती। आइए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में आप देखेंगे संतोष सेड प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके सेंटेंस में प्लीज आया हुआ है। प्लीज जब भी आपके सेंटेंस में आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होने पर प्लीज हटाकर रिक्वेस्टेड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो ब्लू अंडरलाइन है, प्लीज हटाया, रिक्वेस्टेड लगा दिया। जो हटाया उसके नीचे भी अंडरलाइन है और जो चेंज करके हम नया वर्ड लाए हैं उसके नीचे भी अंडरलाइन है। तो प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आया और जब फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग में आती है यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो आप टू लगाते हैं। टू लगाया आपने, फर्स्ट फॉर्म लगाया और मी जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन संतोष के पास जाकर आपने देखा कि हर हो गया।
तो योर सेकंड पर्सन है, तो योर संतोष सैड के बाद कोई लिसनर नहीं है, तो जब लिसनर नहीं होता तो हम हिम मान करके सेकंड पर्सन के चेंजेस करते हैं। योर पॉजेसिव कैसे अपने चार्ट का दूसरा वर्ड है, तो यहाँ हिम का हिज हम कर देंगे। तो इस तरह से हो गया संतोष रिक्वेस्टेड टू लैंड हर हिज डिक्शनरी। इसके बाद आप देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी जाती है और जो बी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, शांत रहिए और धैर्य रखिए। ये बात किसने कही? ये बात कही सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से। तो जब गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं तो वह एक तरह की विनती होती है, एक तरह का वहां पर उस तरह की प्रार्थना नहीं होती जो गिड़गिड़ाने वाली होती है, वह समझाने के तौर पर कहा जाता है। कई बार ऑर्डर दिया जाता है, कई बार सुझाव के तौर पर बात की जाती है। तो यहाँ पर जब हम सोक्रेटिस का यूज करते हैं तो अर्ज्ड और आस्क्ड अच्छे रहेंगे। यहाँ पर एडवाइज इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि एडवाइज में जो लिसनर है वो अपनी मंशा अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, लेकिन अर्ज्ड के अंदर ये माना जाता है कि जो आपको बताया जा रहा है आप इसको कर ही लें, ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सोक्रेटिस सेड टू हिज प्यूपिल्स मीन्स स्टूडेंट्स मीन्स शिष्य डिसिपल्स। तो यहाँ सोक्रेटिस अर्ज्ड या सोक्रेटिस आस्क्ड हिज प्यूपिल्स। अब यहाँ पर देखिए बी आया, बी के बाद बी फर्स्ट फॉर्म है, बी के बाद यहाँ पर क्वाइट है एंड हैव पेशेंस। तो आप यहाँ ना टू लगा करके और सारा सेंटेंस कॉपी कर दीजिए। आपका जो यहाँ वर्ड पेशेंस है वो यहाँ बाद में लिख दिया गया है। तो क्या लिखा? सोक्रेटिस अर्ज्ड एंड आस्क्ड, कुछ भी एक आप चूज कर लीजिए, हिज प्यूपिल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। अगर हैव पेशेंस की जगह कोई नेगेटिव सेंटेंस होता तो आपको नॉट टू अलग से लगाना पड़ता। अगर इंपेरेटिव का पहला पार्ट भी पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव है तो आप केवल एंड लगाकर आगे काम चला सकते हैं। अगर डू नॉट होता तो आपको नॉट टू लगाना पड़ता। आइए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप ध्यान से देखिए और इन रूल्स को बहुत ज्यादा रूल्स दूसरे रूल्स में माइंड न लगाकर इन्हें लर्न कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आपको वह क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हमने इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है और इनको समझने से दूसरे क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे। अब 4th नंबर है, ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो अब यहां पर देखेंगे आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होने पर आप रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लगाते हैं। तो यहां हमने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल रूल है, तो सेड टू को आस्क्ड में कर दिया और द टीचर आपने एज ए लिसनर लगाया, सर की जगह रेस्पेक्टफुली कर दिया। जब भी सर या मैडम आ जाए, ये सर या मैडम कॉमा के साथ आते हैं और ये सेंटेंस की बिगिनिंग में भी आ सकते हैं और सेंटेंस की एंडिंग में भी आ सकते हैं। तो आपने सर और मैडम को डिलीट कर दिया जाता है और इफ या दैट या क्वेश्चन वर्ड से पहले या वेदर से पहले जैसी कंडीशन होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच की से पहले और लिसनर के बाद दोनों के बीच में रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट लगा दिया जाता है। अगर आप रेस्पेक्टफुली लगाते हैं तो विद रेस्पेक्ट नहीं लगाएंगे और विद लगाते हैं तो फिर एलवाई नहीं लगाया जाता। तो ये लगाने के बाद आपने इफ किया और विल यू का आपने क्या किया कि यू गया यहाँ टीचर के पास। टीचर कौन है? लिसनर हैं, तो यू इस टीचर के अकॉर्डिंग या तो ही में बदलेगा या शी में, आप कोई भी एक में बदल सकते हैं। अगर ग्रामर की गाइडलाइंस देखें तो आप समझेंगे कि जब जेंडर क्लियर ना हो तो आप ही मान लीजिए और विल का वुड हो जाएगा। नॉट टीच हिम, मी कौन सा पर्सन है यहाँ पर? यहाँ पर जो आपका मी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपके ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो टीच हिम द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में बदल देंगे आप? द नेक्स्ट डे में। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। ये जो सेंटेंस है हमने बिगिनिंग इंपेरेटिव सेंटेंस से की है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हमने एक कंजंक्शन से जोड़ा है। आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं।
तो यहाँ पर अब हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिया है, एक क्लोज ली है। तो हमेशा याद रखिए, अगर एक ही फुल स्टॉप एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वर्ब्स लिए हुए पार्ट वाला सेंटेंस है, तो आप जो बिगिनिंग है इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस से करें, जिस तरफ भी हो। तो हमें इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग में मिल गया। तो जब हम बिगिनिंग वाले से शुरू करते हैं तो फिर हम बाद में कुछ नहीं देखते कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्या है, और हम सीधे बनाते चले जाते हैं। तो हमने चुन लिया कि इंपेरेटिव बिगिनिंग में है, तो इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय में आप ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड या आस्क्ड कर देंगे। अब सवाल यह आता है कि अगर कॉमास के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे पता करें कि ऑर्डर्ड करें, एडवाइज्ड करें या आस्क्ड करें। तो आपको सेंटेंस के स्पीकर का स्टेटस देखना पड़ता है कि स्पीकर की क्या पावर है। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, तो यहाँ ओल्ड मैन में यह पता नहीं चल रहा कि कोई अथॉरिटी है या कोई ऑर्डिनरी मैन है। अगर ये क्लियर हो जाए कि अथॉरिटी है तो आप ऑर्डर्ड ही करेंगे, और अगर ये पता लगे कि कोई जनरल पर्सन हो सकता है तो आप आस्क्ड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आस्क्ड का मतलब है कहना, न तो वह ऑर्डर है न ही निवेदन है, कहना कुछ करवाने के लिए। आप ऑर्डर लिख दें तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर आस्क्ड। तो आप करेंगे द मैन आस्क्ड द बॉय। डू नॉट को नॉट टू करते हैं। स्टूडेंट्स कई बार ये भी सोचते हैं कि डू आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हाँ, हो सकता था अगर यहाँ सब्जेक्ट लगा होता, यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट नहीं होने पर आप इसको इंपेरेटिव मानते हैं और डू नॉट को नॉट टू करते हैं, और आगे वर्ब एज इट इज उतर जाएगी बिना चेंज किए। मी फर्स्ट पर्सन है, और ये जो फर्स्ट पर्सन है आपके स्पीकर ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग हिम हो गया, व्हाइल आपने लगाया, आई का फिर ही हो गया, ही के बाद वॉज हो गया, और यहाँ आपका आ गया वर्किंग। तो इस तरह से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि एक कंजंक्शन के साथ जुड़ करके आया था को आपने क्या कर दिया, यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। इस सिलसिले में आप एक बार फिर ये बात जान लीजिए कि जो आपकी बिगिनिंग है, बिगिनिंग आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव या इंटेरोगेटिव से करनी होती है। अगर ये दोनों नहीं होते फिर आप कोई सभी पार्ट पहले ले सकते हैं। अब यहां पर इंपेरेटिव था इसलिए हमने इंपेरेटिव पहले ले लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। अब गुड इवनिंग विश है, ये एक अलग पार्ट है जो पिछले लेक्चर्स में आपने सुना था। आई एम प्लीज्ड टू सी यू एक दूसरा पार्ट है, लेकिन दोनों को ही बिना कंजंक्शन के कॉमा लगाकर एक साथ लिख दिया गया है। तो अब हमें सीखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे समझें और कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएं। गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग हो सकता है, थैंक यू हो सकता है, मैरी क्रिसमस हो सकता है, हैप्पी ईद हो सकता है। तो उसको आप लिखेंगे मोहन विश्ड मी अ गुड इवनिंग। विशेष को आ लगाकर आप लिख देते हैं विश्ड मी अ गुड इवनिंग। तो आप देखेंगे कि गुड इवनिंग के नीचे ग्रीन लाइन लगी है, तो हमने जो गुड इवनिंग हटाकर जो वर्ड्स लिखे हैं उनके नीचे भी ग्रीन लाइन लगा दी है। और आगे कहा आई एम प्लीज्ड टू सी यू, तो यहां से एक अफर्मेटिव सेंटेंस दोबारा से शुरू हो गया, और इस स्टेटमेंट को आगे बनाने के लिए हमने लिखा एंड सेड दैट। चूंकि जो गुड इवनिंग था वो विश थी और जो आई एम प्लीज्ड है ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो विश के साथ आई एम प्लीज्ड हमें नहीं लिखना है, इसलिए हमने इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एक अलग रूप और टुकड़ा बनाकर आगे जोड़ा, और आगे यूजुअली जैसा कि किया करते हैं चेंज वैसा हमने कर दिया। तो क्या हो गया एंड सेड दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी मी। हम यहाँ पर ज्यादातर पर्सन को बदलने पर अब जोर नहीं देंगे। इन सारे पर्सन्स की चेंजिंग के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, उसमें पर्सन्स कैसे बदलते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है जो मोहन के अनुसार ही में बदल गया, यू सेकंड पर्सन है जो मी के अकॉर्डिंग मी के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। अब आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में दो डायरेक्ट स्पीच यहां पर आपके सामने हैं। अब दो होने पर आप क्या करेंगे, पहला हो गया माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, फिर नया शुरू हो गया आई रिप्लाइड यस। तो पहले वाले को आप पहले बनाइए, मान लीजिए दूसरा है ही नहीं। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वॉज
फीलिंग वेल, तो आस्क्ड मी, यू का आई हो गया, आई आर का वॉज हो गया फीलिंग वेल। अब ये दूसरे पार्ट को लिंक करने के लिए हमने अपने आप से एट दिस लगाया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एट दिस लगाएं ही, लेकिन अगर लगाएं तो कॉन्वर्जेशन में रिपोर्टिंग अच्छी होगी। यानी पहले वाले ने पूछा इस बात पर, मैंने जवाब दिया, तो एट दिस मीन्स इस बात पर, तो आपने क्या करना है, एट दिस लगाना है। और जब यस आता है तो क्वेश्चन वाले का जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब था वो आप कॉपी कर देते हैं और बीच में दैट लगा देते हैं। अगर यहाँ नो होता तो आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लगा देते। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल, एट दिस आई रिप्लाइड दैट। यस की जगह क्वेश्चन वाले का जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने बदला है, जो ग्रीन अंडरलाइन किया गया है, ये दिखाने के लिए किया गया है कि यही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज यस की जगह या नो की जगह उतर जाते हैं। नो में नॉट फालतू एक्स्ट्रा लगाते हैं, अदरवाइज नॉट यस में नहीं लगाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में द बॉय सेड थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। अब यहां पर हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा है। एक है थैंक यू, दूसरा है सर, तीसरा एक एडिशनल स्टेटमेंट इसमें डाला है, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। तो आपने लेक्चर नंबर 8 में सीखा था कि थैंक यू को कैसे हम मैनेज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। तो आपने लिखा द बॉय थैंक्ड हिम। अब ये हिम कहां से आ गया, क्योंकि सैड की जगह तो थैंक्ड आ गया सेकंड फॉर्म में। और आपको हम बता दें यहां लिखा है सर, तो सर सीधी सी बात है कि कोई मेल है और मैन होने की वजह से आप हिम लगा सकते हैं, क्योंकि सर सुन रहे हैं तो वह हिम है, तो द बॉय थैंक्ड हिम। और सर के लिए रेस्पेक्टफुली आपने एडिशनल लगा दिया। आप देख रहे हैं कि सर के नीचे ब्लू अंडरलाइन है, रेस्पेक्टफुली के नीचे ब्लू अंडरलाइन है, थैंक के नीचे ग्रीन और थैंक के नीचे ग्रीन है। तो जो चेंजेस हमने जहां किए हैं वहां उसी कलर के हमने अंडरलाइन किए हैं। अब यहां से आगे तीसरे पार्ट में बात शुरू होती है, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। तो अब यहां से एक नया स्टेटमेंट शुरू हुआ, एंड सेड दैट। तो पहले मैं थैंक के लिए रेस्पेक्टफुली आया, अब आगे आपने स्टेटमेंट शुरू किया। तो जब भी आप स्टेटमेंट शुरू करते हैं आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंड सेड दैट। सेड दैट के बाद हिज एडवाइस वुड सर्टेनली, योर का हिज हो जाएगा सर के अकॉर्डिंग, वुड सर्टेनली गाइड हिम। क्वेश्चन नंबर 9 में द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। तो यहां पर हमने क्या करना है, आप जानते हैं आपके लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 और 6 में आपने पढ़ा था 7 में कि कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम बदलते हैं और 6 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो जिसमें एक्सक्लेमेशन के तौर पर आया है, कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। ब्रेवो आने पर आप अपलॉडेड लगाते हैं और जो आगे स्टेटमेंट आया यू हैव परफॉर्म्ड वेल को आप दैट लगाकर आगे लिख लेते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह होती है कि अपलोडेड के बाद आपको सेइंग दैट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो आपको क्या याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है द कैप्टन अपलोडेड सेइंग दैट ही हैड यू, लिसनर के अकॉर्डिंग ही कर दिया, लिसनर यहां नहीं दिया है तो लिसनर ना देने पर हम यू को ही में बदल देते हैं, हैव को हैड में, और बाकी एज इट इज उतर जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ द कैप्टन अपलोडेड सेइंग दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल, इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड और बोर्ड में कई तरह से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसको हमें बहुत ही गहराई से समझना है। इसे आप वीडियो को कई बार रिवाइंड करके आप इसको समझकर तैयार कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया, क्या कहा गया, द ट्रेवलर सेड। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, आपको यह समझना होगा कि कौन सी बात किसने कही। द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ये बात यहाँ पूरी हो गई। अब कॉमास चूंकि क्लोज हो गए हैं यहाँ पर, तो कॉमास क्लोज हो गए तो यहां से नए कॉमास शुरू हो गए, तो इसका मतलब इसका स्पीकर कोई और है। यस, रेप्लाइड द पीजेंट। तो यहां पर हमें पता चला कि एक तो पार्ट हमारा ये पूरा है
कहाँ, इन तक। अब ये यस के बाद प्रेजेंट का डायलॉग शुरू हो गया और प्रेजेंट के बाद फिर कॉमा शुरू हुआ, फिर डू स्मॉल आ गया। तो ये डू स्मॉल ये बताता है कि ये यस का पार्ट है। तो इसका मतलब प्रेजेंट रेप्लाइड यस डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। ये यहां तक पूरा हुआ। अब ये सुनते ही ट्रेवलर जो है वह फिर बोलने लगा और ट्रेवलर के फिर बोलते ही क्या हुआ, नो रेप्लाइड द ट्रेवलर आई वांट ओनली अ मील। तो यहां पर क्या हुआ कि ट्रेवलर के जो डायलॉग के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है नो, तो आप इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने ब्लू कलर में यहाँ लिखा है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर ब्लू और ब्लैक दोनों को रिलेट कीजिए। द ट्रेवलर सेड, पहला इसका डिलीवरी ऑफ डायलॉग, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, ये आपने सारा लिख दिया। इसके बाद दूसरा डायलॉग शुरू हुआ, द पीजेंट रेप्लाइड यस। तो ये जो यस बिगिनिंग में था, पहले हमने सिंप्लीफाई करके इसे नॉर्मल कर लिया और उसके बाद जो क्वेश्चन था, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, डू यू वांट इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट हमने बाद में लिख दिया। इट मीन्स इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही पीजेंट ने ये सारी बात कही, तुरंत ट्रेवलर ने बोलना शुरू किया नो और ये वाला पार्ट। तो आपने लिखा द ट्रेवलर रेप्लाइड नो आई वांट ओनली अ मील। अब इस बिलू को अच्छी तरह से देखिए। इस सिंप्लीफिकेशन में आपने पाया कि पहले ट्रेवलर बोला, फिर पीजेंट बोला, फिर ट्रेवलर बोला। अब हमें यह मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है कितने डायरेक्ट स्पीचेज हैं, 3, 1 2 3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे ग्रीन कलर में, द ट्रेवलर आस्क्ड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। तो यहां होगा द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट। अब यहां सैड के बाद तो कुछ नहीं दिया हुआ और पीजेंट जवाब दे रहा है। तो ये समझ लीजिए कि अगर पीजेंट जवाब दे रहा है तो आप क्या करेंगे कि पीजेंट लिसनर है, तो इसलिए हमने अपने आप से लिसनर को, पीजेंट को यहां लगा दिया। तो क्या हो गया, द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट। ठीक, यहां इफ लग गया क्योंकि यहां कैन था। ही कुड टेल, कैन का कुड हो गया, टेल मी का हिम हो गया, द वे टू द नियरेस्ट इन। आई होप कि आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अब आप सेकंड वाले सॉल्यूशन पर आए। सेकंड सॉल्यूशन में क्या, द पीजेंट रेप्लाइड, आपने लिखा द पीजेंट रेप्लाइड दैट। अब दैट के बाद यस आया, ठीक है। तो यस में आप क्या करेंगे, ही कुड। ही कुड आपने कहां से लिया, देखिए अभी हमने पीछे आपको समझाया था कि जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता है वो यस की जगह कॉपी हो जाता है। तो आपने लिख दिया दैट ही कुड। अब ही कुड के बाद आप देखेंगे कि उसने क्वेश्चन किया, तो ही कुड की बात तो रेप्लाइड में फिनिश हो गई। अब यहां लिखेंगे एंड आस्क्ड। तो आपने फिर उसका आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू किया और आपने लिखा एंड आस्क्ड, और एंड आस्क्ड के बाद फिर आपने इफ लगाया और फिर नॉर्मल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने वाली, आपने इफ ही wanted one in which he could spend the night, वो सारी फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व करते हुए जो कि पर्सन बदलने और टेंस बदलने में है आपने पूरी कर ली। इसके बाद आप आए इसके थर्ड पार्ट पर, द ट्रेवलर रेप्लाइड नो आई वांट ओनली अ मील। तो आपने अब वह कार्य किया जो कि आपने अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जब आप एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन में जब स्पीकर से लिसनर अगेन एंड अगेन बात कर रहे होते हैं तो आप एट दिस लगाते हैं। तो यहां पर हमने इस कॉन्वर्जेशन को जोड़ने के लिए, रिपोर्ट को प्रॉपर कनेक्शन देने के लिए एट दिस लगाया। मतलब पीजेंट की बात सुनकर के एट दिस, इस बात पर ट्रेवलर ने रेप्लाई किया कि, ट्रेवलर ने कहा नो, तो नो के लिए क्वेश्चन में क्या था, ही कुड, तो हो जाएगा ही कुड नॉट। आगे अब की बार इसने आगे अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है। असर्टिव सेंटेंस मीन्स बिना क्वेश्चन का, जबकि पिछले वाले यस में इंटेरोगेटिव था, यहाँ नो के बाद असर्टिव है। तो इंटेरोगेटिव में आपने क्या किया था, आस्क्ड किया था। यहां पर आपने क्या करना है, आप लिखेंगे एंड ही वांटेड ओनली अ मील। अब हम यहां चाहते तो एंड सेड दैट भी लिख सकते थे, चूंकि ये भी अफर्मेटिव असर्टिव है और ये भी असर्टिव है, इसलिए हमने यहाँ एंड सेड दैट दोबारा नहीं लिखा है। जैसे भी आपने पीछे देखा कि नेगेटिव या यस या नो आने पर
इंटरोगेटिव के लिए एंड आज अलग से लगेगा, जबकि यस या नो आने के बाद अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है तो उसमें आपको एंड सेट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही रेप्लाइड कुड नॉट के लिए भी और वांटेड के लिए भी काम करेगा, और बाकी चेंजेस आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। अब ये हमने तीनों अलग अलग बनाए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में आपको आए तो आप इन्हें अलग अलग बनाएं। आप एक बार फिर देखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ के रूप में दिया है। तो हमने ये रफ काम किया एक सिंप्लीफिकेशन में। तो जब आप ये जो आपने 3 बनाए हैं तो आप इनको भी पैराग्राफ के रूप में बना देंगे। अभी हमने ये अलग अलग बनाकर दिखाए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पैराग्राफ बनाने में आप क्या करेंगे, जैसे ही इन फिनिश हुआ यहीं पर आप द प्रेजेंट ले आएंगे, और जैसे ही सेंटेंस एंड हुआ तुरंत आप एट दिस लगा देंगे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ में डेवलप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन आपके बोर्ड प्रैक्टिस सेट 6 में 2019 और 2020 में आए हुए क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसी तरह से बोर्ड के वेरियस क्वेश्चंस को लेकर के हम सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस के साथ बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इन सारी वीडियोस को आप स्टडी करने में यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लेक्चर पसंद आए तो आप हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और कौन कौन से लेक्चर्स आप चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हम खुद हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।